हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे हो। मेरा स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशनल हब। और जिस किसी ने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा हो तो उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ तो आपको वीडियो सबसे पहले मिले और आपकी किसी तरह की कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मौर्य वंश। और इससे पहले जिसने अभी तक हम वो पिछले वाली पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो पिछली वीडियो देख सकते हो। और जिस किसी ने वो वीडियो मिस करती है उसके लिए मैं रिवीजन करना चाहूँगा ताकि आपकी भी कोई भी जानकारी बेटा मिस ना हुई। और हम डिस्कस कर रहे थे मौर्य वंश, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे बात का सबसे महान राजा अशोक के बारे में। और हम आए हुए थे जब इसने लड़ा था कलिंग युद्ध। तो उधर से ही स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो 261 BC में लड़ा गया था कलिंग वॉर। जो वर्तमान का उड़ीसा है उसको क्या कहा जाता था? कलिंग। और उस टाइम 261 BC में हुआ कलिंग का युद्ध। तो ऐसा कहा जाता है कि मात्र जिस टाइम कलिंग का युद्ध हुआ वहां का रूलर कौन हुआ करता था? नंदराज। देखो बेटा, जो ये कलिंग का युद्ध है इसका मेन मकसद, कहने का मतलब जो ये लड़ाई हुई, क्या मैटर था इस लड़ाई होने का या इस युद्ध को होने का क्या कारण था? जिस टाइम कलिंग का रूलर हुआ करता था नंदराज और उस टाइम मौर्य वंश का जो शासक हुआ करता था अशोक महान, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है जो कलिंग है वो हाथियों के लिए फेमस हुआ करता था। जब इस बात का पता किसको लगा? अशोक को। तो उसने क्या कहा, जो उधर का रूलर था नंदराज से मांग की हाथियों की कि आप मेरे को 4-5 हाथी दे दो, ठीक है ना। तो मना कर गया कौन? नंदराज। और इसी बात को दिल पे ले गया कौन? अशोक। तो उसने सोचा कि इतने बड़े महान शासक को कोई मना कैसे कर सकता है। इसीलिए हुई थी जो कलिंग की लड़ाई हुई थी या कलिंग का युद्ध हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में जब कलिंग का युद्ध हो रहा था, मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा जो उधर आदमी लड़ रहे थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ऐसा कहा जाता है वो वीर गति को प्राप्त हुए तो जो उनकी विधवाएं थी वो रह गई थी। उसके बाद उन्होंने हथियार उठाए थे और बच्चों के साथ सामने आ गए किसके? सम्राट अशोक के। और उसके बाद जब वो सामने आए तो उसको ऐसा फील हुआ कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, कि मेरे से कितना बड़ा गुनाह हो गया कि खुद औरतें मेरे सामने हथियार उठाकर आई। तो उसने क्या किया, जो अपनी तलवार को झुका दिया, घुटने पर बैठ के अपनी हार मान ली। और उसके बाद यही जो टर्निंग पॉइंट था किसकी लाइफ का? अशोक की का। अशोक की लाइफ क्या होगी? पूरी तरह से बदल गई और उसने अडॉप्ट किया बुद्धिज्म को। बौद्ध धर्म को क्या बन गया? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और उसने ऐसा ही माना जाता है कि बौद्ध धर्म में हिंसा करना क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज हम पढ़ते हैं इस वीडियो के, ठीक है ना। ये पिछली मैंने डिस्कस की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आज की स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ? इसने बौद्ध धर्म का ये अनुयायी बन गया। और ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं इसको किसने दी थी? इसको शिक्षा बौद्ध धर्म अपना लिया इसने। और इसको सबसे पहले शिक्षा जो बौद्ध धर्म की रिलेटेड शिक्षा थी इसको किसने दी थी? उपगुप्त। और ऐसा भी कहा जाता है जो सुसेन का बेटा हुआ करता था उसने भी इसको क्या दी थी? शिक्षा दी थी, जिसका नाम था निरुद्ध, सॉरी अनिरुद्ध। और ऐसा कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उपगुप्त ने दी थी। और निग्रोध भी कहा जाता है इसको। तो कहने का मतलब निग्रोध से शिक्षा पाई थी किसने? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के रिलेटेड। और उपगुप्त ने भी इसको शिक्षा दी थी। अगर आपसे पूछे कि उसको बुद्धिस्ट किसने बनाया था तो मोगलीपुत्र तीस ने बनाया था इसको बुद्धिस्ट। तो इसको बुद्धिस्ट बनाने वाला व्यक्ति कौन था? मोगलीपुत्र तीस। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है पूरी तरह से लाइफ बदल गई थी किसकी? जो सम्राट अशोक की थी। पूरी तरह से ऐसा सोचता था कि मेरे से जो गलती है उसका मैं क्या करूंगा? पूरी तरह से गिल्टी फील की उसने, लेकिन जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ गया। उसके वो अच्छे काम करने लग गया। और उसके बाद आपसे पूछेंगे उसने कौन सा शहर बसाया था? श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसी की स्थापना की थी किसने? सम्राट अशोक ने। और वो अपने शासनकाल के 10वें वर्ष कहां पर चला गया? उसके बाद
बोध गया, जहां पर अलाइनमेंट हुई थी महात्मा बुद्ध की, क्योंकि बुद्ध से रिलेट हो गया था ना, इसीलिए जो फेमस फेमस स्थान हुए बुद्धिज्म के वो वहां पर जाने लगा था। कहने का मतलब 10वें अपने शासनकाल के 10वें वर्ष वो कहां पहुंचा, बोध गया। और कुछ शिक्षाएं उसने वहां से ग्रहण की। उसके बाद अपने शासनकाल के 20वें वर्ष वो कहां पर गया, लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल। जैसा कि आपको पता है जब हम बुद्धिस्ट पढ़ रहे थे तो उधर महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता, लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। उसके बाद वो कहाँ पर गया, लुम्बिनी नेपाल में गया। और ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं जब वो लुम्बिनी में गया तो लुम्बिनी को उसने क्या कर दिया, टैक्स फ्री। टैक्स फ्री का मतलब उसने कर मुक्त कर दिया। पहले उनको लोगों को कर देना होता था कई चीजों में, इसीलिए उसने पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया किसको, लुम्बिनी को। और इस बात का पता हमें किस अभिलेख से लगता है कि उसने टैक्स फ्री किया था लुम्बिनी को, रोमन डी अभिलेख। तो बेटा ये इस बात का पता लगता है कि वो लुम्बिनी में गया था और लुम्बिनी में जाने के बाद उसने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। तो इस बात का हमें पता कहां से लगता है, तो रोमन डी अभिलेख से। उसके बाद इतिहास में कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं। उसके बाद इसने सबसे बड़ा काम किया, सबसे इसने 2 स्तूपों का निर्माण किया है। मोस्टली इंडिया में जो सबसे पुरानी इमारत है या स्तूप है उसको कहा जाता है सांची का स्तूप। तो सबसे पहले देखो, आगे समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे स्तूप क्या होता है। देखो आप, मैंने लिख तो दिया सांची का स्तूप, लेकिन जब तक आपका ये क्लियर होगा आपको पता ही नहीं लगेगा स्तूप क्या होता है। और बाद में आप बोलोगे कि सर ने स्तूप के बारे में जानकारी नहीं दी। तो स्तूप क्या होता है, जो भी बुद्धिस्ट के अवशेष होते हैं, जो उनके स्मारक होते हैं, कहने का मतलब उनके अवशेषों पर बनाई गई इमारत को ही क्या कहा जाता है, स्तूप। जैसे हमारे मंदिर गुरुद्वारे वगैरह होते हैं ना, इसी तरह उन बुद्धिस्ट के जो अवशेष होते हैं उनके ऊपर बनी इमारत को क्या कहा जाता है, स्तूप। और आपने अगर 200 के नोट के पीछे देखेंगे तो वो भी क्या बना हुआ, उस पर भी सांची का स्तूप, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और भारत की सबसे पुरानी ही इमारत किसको कहा जाता है, सांची के स्तूप को, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। उसके बाद निर्माण करवाया उसने दमेक स्तूप, जो कहां पर है, सारनाथ, यूपी। सारनाथ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में एक दूसरा स्तूप, दमेक स्तूप, जिसका निर्माण भी किसने किया, सम्राट अशोक ने। अगर उसके बाद आपसे पूछेगी विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो बोरोबुदुर स्तूप, बोरोबुदुर स्तूप, जो कहां पर है, जावा, इंडोनेशिया के अंदर। और इंडोनेशिया मोस्टली पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है बेटा पॉपुलेशन में, और उसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। और इसकी जो देखे ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो इसकी करेंसी कौन सी है, रुपया, ठीक है ना। जो कहां पर वर्ल्ड का सबसे, अगर पूछे स्तूप कौन सा है तो बोरोबुदुर स्तूप है। अगर आपसे सांची का स्तूप पूछे तो कहां है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर आपसे दमेक स्तूप पूछे तो वो कहां पर है, सारनाथ, जो किसके अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इसने पूरी तरह से बैन करवा दिया था क्या, पशु बलि पे। ऐसा कहा जाता है कि जब मौर्य वंश में रूल कर रहा था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि जो भी शासक होते थे उनके लिए मांस वगैरह बनाया जाता था। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि उनके रसोई में मोस्टली एक हिरण और 2 मोरों का मांस पकाया जाता था। किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, या वहाँ जो वहाँ के रूलर हुआ करते उसके लिए। इसी तरह इसने पूरी तरह बैन लगा दिया किस पे, पशु बलि, पूरी तरह से बैन कर दी क्या, पशु बलि पर। अब कोई भी किसी तरह का पशु बलि नहीं करेगा। इसी उद्देश्य से इसने क्या बनाए, मोस्टली जो भी हमारे राष्ट्रीय पार्क। तो सबसे पहले इंडिया में नेशनल पार्क बनाने वाला भी कौन हुआ है, सम्राट अशोक। नेशनल पार्क क्या होते हैं, जिन पे जहां पर बेटा पशुओं को, जो नेशनल स्मारक होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, पूरी सिक्योरिटी फील हो। इसी तरह से उसने क्या करा, आपको पता है बौद्ध धर्म में एक जीव तक को मारना क्या है, पूरी तरह से हिंसा माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या किया, अपने ही शासनकाल में इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए।
उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो इसके जो पिलर्स हैं, ऐसे पिलर्स मिले हमें सारनाथ से जिन पर 4 शेरों की आकृति मिली है, जिसको भारत सरकार ने बहुत पसंद किया था, इसीलिए हमने वो क्या बना लिया, अपना राष्ट्रीय चिन्ह बना लिया, जो हमें कहां से मिला था, सारनाथ में। उसके बाद क्या हुआ, मौर्य वंश का, जो उसके बाद अब हमने बात की थी किसका बेटा हुआ करता था, कुणाल, और उसके बाद कुणाल का बेटा आया था दशरथ। इसका बेटा हुआ करता था कुणाल और इसका बेटा हुआ करता था दशरथ। पिछली बार का भी बेटा क्वेश्चन आया हुआ है कि मौर्य वंश का, कहने का मतलब जो इसका पोता हुआ करता था उसका क्या नाम था, उसका नाम था दशरथ। और सम्राट अशोक के बाद उसका बेटा ही उत्तराधिकारी बना था कुणाल, और कुणाल के बाद दशरथ, और दशरथ का एक सेनापति। अगर आपसे पूछें कि लास्ट रूलर कौन था मौर्य वंश का, तो कौन था, बृहद्रथ। तो लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी कौन हुआ, बृहद्रथ, और बृहद्रथ को ही मारेगा कौन, पुष्यमित्र शुंग। जो ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि मौत का दूसरा नाम ही क्या कहा जाता है उसको, मौत का दूसरा नाम ही क्या है, पुष्यमित्र शुंग। तो जब मारेगा कौन, पुष्यमित्र शुंग किसको, बृहद्रथ को, और उसके बाद डायनेस्टी आएगी शुंग वंश। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जाते जाते दोबारा फिर कहना चाहूंगा, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कल जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे मौत के दूसरे नाम के बारे में, जो कौन था, पुष्यमित्र शुंग। तो कल हम पढ़ेंगे शुंग डायनेस्टी। तब तक के लिए थैंक यू।